हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसआरए का पार्ट थर्ड प्रिवेंटिव रिलीफ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में पहले हम प्रिवेंटिव रिलीफ और इंजंक्शंस होते क्या हैं इसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। There can be the cases where the nature of the contract does not allow damages to likely serve any purpose nor admit to specific performance. In such cases, the court may have to restrain the party who threatens the breach to the possible extent. When he is prevented from resorting to other openings, it may exert some pressure upon his mind and he may be persuaded to go ahead with the performance of his contract. This type of remedy is known as preventive relief. This is granted by issuing an order known as injunction. ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होता है कि उसके ब्रीच होने पे ना तो कोर्ट डैमेजेस अलाउ कर सकती है, ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती। ऐसे केसेस में कोर्ट के पास ये रहता है कि वो ऐसी सेकेंड पार्टी को, डिफेंडेंट को रेस्ट्रेन करे जो थ्रेटन करे उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का एक पॉसिबल एक्सटेंट तक। ऐसी रेमेडी जो कोर्ट प्रोवाइड करता है उसको प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं। और ऐसे रिलीफ जो कोर्ट ग्रांट करती है वो एक ऑर्डर इशू करके करती है जिसको हम इंजंक्शंस कहते हैं। यदि हम लॉर्ड हेल्सबरी की डेफिनेशन को पढ़े तो वो ये बोलते हैं, एन इंजंक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाय अ पार्टी इज ऑर्डर टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट और थिंग। इंजंक्शन एक ऐसा जुडिशियल प्रोसेस होता है जहाँ पे एक पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है कि वो कोई एक्ट को या किसी थिंग को, पर्टिकुलर थिंग को करने से रोका जा सके। So, in simple terms, an injunction is a legal order issued by a court that requires a person to do or refrain from doing a specific action. Injunction एक ऐसा legal order होता है जो कोर्ट इशू करती है, जो एक पर्सन को रिक्वायर करती है कि वो पर्सन किसी स्पेसिफिक एक्शन को नहीं करे, उसे उस एक्शन से रोका जाए। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आपका एक नेबर है जो कॉन्सिस्टेंटली पार्टीज थ्रो कर रहा है और उस पार्टीज में वो इतना एक्सेसिवली लाउड म्यूजिक बजा रहा है जिसकी वजह से आपकी जो पीस है, आपकी जो शांति है वो भंग हो रही है। तो ऐसे केसेस में आपके पास क्या रेमेडी, आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर इशू करवाने की रिक्वेस्ट करेंगे। यदि कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट करती है तो उस इंजंक्शन ग्रांट करने से क्या होगा कि आप अपने नेबर को लाउड पार्टीज होस्ट करने से रोक पाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंजंक्शन एक ऐसा लीगल टूल है जो किसी को कहता है कि आप या तो ये काम करिए, एक स्पेसिफिक एक्ट करिए, या किसी स्पेसिफिक एक्ट को करने से रोकता है जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स इश्यू होती है। इंजंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिलीफ है विच द कोर्ट ग्रांट व्हेन द पेक्यूनियरी कंपनसेशन वुड बी इनएडिक्वेट और ऑल टुगेदर फ्यूटाइल। सो इंजंक्शन एक ऐसा स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिलीफ है जो कोर्ट ग्रांट करती है जहाँ पे कंपनसेशन देना जो है इनएडिक्वेट फॉर्म रहेगा, या फिर यदि साथ में दे भी दिया जाए तो वो इनइफेक्टिव रेमेडी रहेगी। इंजंक्शन इज एन ऑर्डर और डिक्री by which a party to an action is required to do or refrain from doing a particular act or thing. इंजंक्शन एक ऐसा ऑर्डर और डिक्री है, ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये डिक्री भी हो सकती है, जहाँ पे कोर्ट जो है एक पार्टी को अलाउ करता है कि किसी या तो वो कोई पर्टिकुलर एक्ट करे या उस एक्ट को करने से उसे रोका जाए। इंजंक्शन की 3 कैटेगरीज होती है एंड इंजंक्शन इज 3 कैटेगरीज। पहला है, ये एक जुडिशियल प्रोसेस होगी। सेकेंडली, द ऑब्जेक्ट अटेंड देयर बाय इज restraint or prevention and in some cases of doing certain acts. सेकेंडली जिसको है कि इसका ऑब्जेक्ट ये होगा कि किसी पार्टी को रिस्ट्रेंट किया जाए या प्रिवेंट किया जाए कोई एक्ट करने से, या किसी एक्ट को, पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए कहा जाए, ऑर्डर दिया जाए। जो थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, द थिंग प्रिवेंटेड और रिस्ट्रेंट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। जो एक्ट जिसके लिए इंजंक्शन इशू कर रही है कोर्ट, वो एक्ट रॉन्गफुल होना चाहिए। यदि वो राइट है, वो लॉफुल एक्ट है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है इंजंक्शन इशू नहीं करती है। इंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। जो पहला है वो है टेम्पररी इंजंक्शन, जो हम ऑर्डर 39 सीपीसी में पढ़ते हैं। सेकेंड जो है परपेचुअल इंजंक्शंस, जो हम सेक्शन 38 ऑफ एसआरए में पढ़ेंगे। एंड लास्टली है मैंडेटरी इंजंक्शन, जो हम सेक्शन 39 में पढ़ेंगे। टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 सेक्शन 94 क्लॉज 3 से जो है गवर्न होता है। हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। टेम्पररी इंजंक्शंस आर दोज विच रिमेन इन फोर्स अंटिल स्पेसिफिक टाइम or till date of next hearing of the case or until further orders of the court. टेम्पररी इंजंक्शंस ऐसे इंजंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम की
तक के लिए इन्फोर्समेंट में होते हैं, या जब तक केस की सूट की नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक कोर्ट अलाउ कर देते हैं, या फिर जैसा भी कोर्ट फर्दर ऑर्डर्स देता है उसके अकॉर्डिंग टेम्पररी इंजंक्शंस काम करते हैं। Such injunctions can be granted at any stage of the suit and are governed by Order 39 of the CPC and not by specific relief act. टेम्पररी इंजंक्शन के जो प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, वो हम सीपीसी से गवर्न होते हैं और वो इस सूट के किसी भी स्टेज पे ग्रांट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37। सेक्शन 36 प्रिवेंटिव रिलीफ फ्रॉम ग्राउंडेड। ये एक जनरल सेक्शन है जो ये बताता है प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन टेम्परेरी और परपेचुअल। जो प्रिवेंटिव रिलीफ की जो रेमेडी है कोर्ट की ग्रांट करने की, वो उसकी डिस्क्रिशनर है, डिस्क्रिशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को लगेगा तो ही अलाउ करेगा और उसको लगेगा तो वो ग्रांट नहीं करेगा। प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे ग्रांट किया जा सकता है? इंजंक्शन के थ्रू। और इंजंक्शन कितने तरह के हमें ऐसा पढ़ते हैं जनरली, वो है टेम्परेरी और परपेचुअल। सेक्शन 37 में बताते हैं कि टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शंस होते क्या है बेसिकली। सेक्शन 37 का क्लॉज 1 कहता है टेम्परेरी इंजंक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट एंड आर रेगुलेटेड बाय द सीपीसी। टेम्परेरी इंजंक्शंस वो इंजंक्शंस होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं, या जब तक फर्दर कोर्ट ऑर्डर नहीं दे देती तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे। एंड ऐसे इंजंक्शंस जो होते हैं वो सूट की किसी भी स्टेज पे ग्रांट कर सकती है कोर्ट। और टेम्परेरी इंजंक्शंस की जो प्रोविजंस है, जो रेगुलेशंस है, वो सीपीसी से गवर्न होते हैं, वो हम एसआरए के अंडर में नहीं पढ़ते हैं। अब perpetual injunctions can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff. Perpetual injunctions जो कोर्ट ग्रांट करती है वो तभी करती है एट द टाइम ऑफ डिक्री, मतलब फाइनल जो हियरिंग होगी उसकी उसी टाइम पे जो है वो ग्रांट करेगी एंड अपॉन द मैरिट्स ऑफ द सूट। टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शंस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि टेम्पररी इंजंक्शन सूट की किसी भी स्टेज पे ग्रांट किए जा सकते हैं, टेम्पररी होते हैं वो, वेर इज परपेचुअल इंजंक्शंस परमानेंट नेचर के होते हैं और वो सिर्फ डिक्री जब बन रही होती है मेड एट द हियरिंग, जो लास्ट हियरिंग होती है एंड सूट के मेरिट्स पे ही जो है वो डिसाइड किए जा सकते हैं, ग्रांट किए जा सकते हैं। एंड उससे क्या होगा, जो डिफेंडेंट है वो फाइनली परमानेंटली जो है अपने राइट को असर्ट करने से, या जो है वो रिफ्रेन कर दिया जाएगा उसको किसी एक्ट को करने से, किसी राइट को असर्ट करने से जो प्लेंटिफ के राइट से कॉन्ट्ररी हो रहा है। ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ जो है चैप्टर 8, परपेचुअल इंजंक्शंस। Perpetual injunctions when granted. Subject to the other provisions contained in or referred to by this chapter, a perpetual injunctions may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor, whether expressly or by implication. जब तक कि इस एक्ट में, इस चैप्टर में जो है कहीं और अननेसेसरी लिखा नहीं होगा, तब तक परपेचुअल इंजंक्शंस कोर्ट ग्रांट कर सकती है प्लेंटिफ के फेवर में टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एक्जिस्टिंग इन हिज फेवर। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है जो उसकी फेवर में एग्जिस्ट हो रहा है, जिसका ब्रीच कर रहा है डिफेंडेंट, उसे रोकने के लिए जो है परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट प्लेंटिफ को ग्रांट कर सकती है, भले ऐसा ऑब्लिगेशन जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जो है ब्रीच किया जा रहा है। सेकेंड क्लॉज ये बोलता है व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 2। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन जो प्लेंटिफ के फेवर में एग्जिस्ट कर रहा है और वो ब्रीच कर रहा है, उसका ब्रीच हो रहा है डिफेंडेंट के द्वारा, और वो ऐसा ऑब्लिगेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, देन द कोर्ट शैल बी, जो कोर्ट है वो चैप्टर 2 एसआरए के में जो प्रोविजन दिए हैं, जो सेक्शन दिए हैं, उसके रूल्स और प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उसको परपेचुअल इंजंक्शंस कोर्ट ग्रांट करेगी। क्लॉज 3 ये बोलता है when the defendant invades or threatens to invade a plaintiff's right to or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases. ये जो क्लॉज है इसमें हम आगे 4 क्लॉज पढ़ने वाले हैं जहाँ पे ये लिखा रहेगा, ये बताएंगे कि जब डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के किसी राइट को या उसकी किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से रोक रहा है, उसके राइट को इन्वेड कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है किसी भी फॉर्म में, तो कोर्ट जो है परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। बट वो लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं। वो केसेस कौन से हैं आइए देखते हैं।
पहला है वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ। ऐसे केसेस जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो एक ट्रस्टी है और वो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को लिए हुए और उसके राइट को उसके ब्रीच कर रहा है, ऐसे केसेस में जो है परमानेंट इंजंक्शन ट्रस्टी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है। सेकेंड क्लॉज है वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड और इज लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेशन। जहाँ पे एक्चुअल डैमेज कितना कॉज हो सकता है या हुआ है या होगा, उस इन्वेशन से उसको हम एसरटेन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसका ये ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लॉज है, ये एग्जाम्पल ये क्लॉज बी का है, ये वाला बी का एग्जाम्पल है, जो ये बात कर रहा है कि ए pollutes the air with smoke so as to interfere the physical comfort of B and C who carries on business in the neighborhood. B and C may sue for an injunction to restrain A from polluting the air. A जो है वो स्मोक के थ्रू जो है एयर पॉल्यूशन कर रहा है जिससे बी एंड सी के फिजिकल कंफर्ट में जो है इंटरफेरेंस हो रहा है, जो उसी नेबरहुड में बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे में बी और सी जो है उनके फेवर में इंजंक्शन इशू कर सकती है कोर्ट, और एक और रिस्ट्रेंट किया जा सकता है कि भाई वो जो एयर पॉल्यूशन है वो नहीं करे। तो ऐसे केसेस में क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, हमें नहीं पता है कि उसकी एयर पॉल्यूशन करने से एक्चुअल डैमेज कितना कॉज हो रहा है या कितना हो सकता है, तो जहाँ पे सर्टेन नहीं किया जा सकता वहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो इंजंक्शन इशू कर सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। क्लॉज 3 ये बोलता है where the invention is such that compensation and money would not afford adequate relief। ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ पे कंपनसेशन दिया तो जा सकता है बट वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी। ऐसा कौन सा केस हो सकता है? एग्जाम्पल लिखते हैं, a professor delivers lecture to his students being his own literature composition he does not communicate them to the whole world, these lectures are the property of the professor and he is entitled to restrain the students from publishing without his consent। एक प्रोफेसर है जो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देता है और वो उसके खुद के बनाए नोट्स हैं जिससे वो अपनी मतलब पूरी वर्ल्ड से जो है वो शेयर नहीं करना चाहता, वो उसके पर्सनल नोट्स हैं। तो ऐसे यदि लेक्चर्स हैं जो प्रोफेसर की प्रॉपर्टी होंगे और वो उन स्टूडेंट्स को रोक सकता है जो बिना उनकी कंसेंट की जो है उसको पब्लिश करवा रहे हैं। तो जहाँ पे कंपनसेशन, इस केस में कंपनसेशन तो दिलवा सकते हैं प्रोफेसर को, बट कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी क्योंकि वो उसकी खुद की मेहनत है। लास्ट क्लॉज पढ़ते हैं, where the injunction is necessary to prevent multiplicity of judicial proceedings। जहाँ पे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक ही पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को लेके अलग अलग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी गई हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेट्स सर्टेन लैंड टू बी एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट टू डिग सैंड एंड ग्रेवल, ए में सी फॉर एन इंजंक्शन टू रिफ्रेन बी फ्रॉम डिगिंग इन वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए की कोई लैंड है जो उसने बी को दे के रखी है एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसको खोदेगा नहीं। यहाँ पे एक जो है इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट में उस लैंड को यदि वो खोदता है तो कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन के लिए। यहाँ पे यदि वो 2-3 अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन में अलग अलग जुरिडिक्शन के कोर्ट में यदि सूट लेके आता है, तो यहाँ पे जो है प्लेंटिफ के पास ये रेमेडी है कि वो बोल सकता है कि नहीं, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे सूट है, एक ही एक्ट से है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है, तो उसको 100 जगह नहीं चलाना है, एक ही जगह हम जो है सूट को चलाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए जो है इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कोर्ट। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अनटिल अनलेस यदि किसी पर्टिकुलर सूट में केस में जो है फाइनल रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता, फाइनल परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केसेस में टेम्पररी रिलीफ ऑफ द सेम नेचर कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो हम टेम्पररी इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन में बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। जो टेम्पररी इंजंक्शन है, इट कैन बी ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड मे बी ग्रांटेड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द सूट, वेयरएज इन मैंडेटरी इंजंक्शन बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट बाय द एग्जामिनेशन मेरिट्स ऑफ द केस। जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए ही ग्रांट किया जाएगा और वो किसी भी सूट के किसी भी स्टेज पे ग्रांट कर सकती है कोर्ट। वेयर इज मैंडेटरी इंजंक्शन के केस में जो है जब फाइनल डिक्री डिसाइड होगी, फाइनल डिक्री बनेगी, हियरिंग ऑफ द केस, मेरिट्स ऑफ द केस की बेसिस पे जो है परमानेंट इंजंक्शन जो है वो ग्रांट किया जाएगा। जो टेम्पररी इंजंक्शन है उसके जो रूल्स हैं,
प्रोविजंस हैं वो गवर्न होंगे सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल्स टू 1 से 5 लेके। वेयर इज जो मैंडेटरी इंजंक्शन के जो भी परपेचुअल इंजंक्शन के जो भी प्रोविजंस है वो गवर्न होंगे सेक्शन 38 टू 42 ऑफ एसआरए। टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो नॉन कंक्लूसिव है और शॉर्ट रन है, मतलब एक टेम्पररी पीरियड के लिए है और उसका फाइनल कंक्लूसिव मोड में नहीं होता है। जबकि मैंडेटरी इंजंक्शन होता है वो फाइनल होता है, वो फाइनल स्टेज पे दिया जा सकता है, वो कंक्लूसिव है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते और वो परमानेंटली रहता है, लॉन्ग रन के लिए रहता है। जो फोर डिफरेंस है वो ये है, टेम्पररी इंजंक्शन में ओनली फोकस ऑन द प्लेंटिफ साइड। बेसिकली जो तीन चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए जब हम टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करती है कोर्ट, वो तीन है कि उस टेम्पररी इंजंक्शन में जब हम ग्रांट करें तो हम देखते हैं कि ये तीन चीज़ें कंसिडरेशन में करते हैं। पहला ये कि इर्रिपरेबल इंजरी है कि नहीं है, मिसचिफ कंपेरेबल है कि नहीं है, और इनकन्वीनियंस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये प्लेंटिफ्स का साइड होता है। वेयर इज मैंडेटरी इंजंक्शंस में हम फाइनल, क्योंकि मेरिट्स पे डिसाइड करते हैं केस कोर्ट, तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लास्ट डिफरेंस ये है, टेम्पररी इंजंक्शन में भी रिवोक बाय द कोर्ट, कोर्ट कभी भी रिवोक कर सकती है उसको क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। मैंडेटरी इंजंक्शन जो है इज नॉन रिवोकेबल बाय द कोर्ट, दो अपीलेबल। मतलब एक बार आपने मैंडेटरी फाइन परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दिया है तो वो कोर्ट रिवोक नहीं कर सकती है, बट हम जब अपील में जाते हैं तो उस अपील में डिसीजन जो है हायर कोर्ट चेंज कर सकती है। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 39 की तरफ, जो बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शंस की। तो मैंडेटरी इंजंक्शंस क्या होते हैं? When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. The court may, in its discretion, grant an injunction to prevent the breach complained of and also to compel the performance of the request acts. मैंडेटरी इंजंक्शंस वो होते हैं जहाँ पे किसी ब्रीच को, जो किसी ऑब्लिगेशन जिसका ब्रीच हो रहा है उसको रोकने के लिए कोर्ट के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर कुछ सर्टेन एक्ट्स का परफॉर्मेंस भी करवाए जो कोर्ट उसको इन्फोर्स करवाने के लिए केपेबल है, एंड एट द सेम टाइम जो द कोर्ट में एसोसिएशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ एंड ऑल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्वेस्ट एक्ट्स। मतलब कि एक ही एक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, एक ही ऑब्लिगेशन के ब्रीच के लिए जो कोर्ट है, जो ब्रीच हो रहा है उसको एट द सेम टाइम वो रोक सके, प्रिवेंट कर सके, उसके प्रिवेंशन के लिए इंजंक्शन इशू कर सके, एंड एट द सेम टाइम जो है जो सर्टेन एक्ट हैं जो उसको परफॉर्म करवा सकती है कोर्ट, वो भी उसके लिए ऑर्डर करे। मैंडेटरी इंजंक्शन इज डिफाइंड बाय सालमन एज एन ऑर्डर requiring the defendant to do some positive act for the purpose of putting an end to a wrongful state of things created by him or otherwise in the fulfillment of his legal obligations. सेलमेंट के हिसाब से मैंडेटरी इंजंक्शन ऐसा ऑर्डर है जो डिफेंडेंट को रिक्वायर करता है कि वो एक पॉजिटिव एक्ट करे, एक रॉन्गफुल स्टेट ऑफ थिंग्स जो उसने क्रिएट करी है उसको रोकने के लिए, उसका एक एंड करने के लिए जो है पॉजिटिव एक्ट करे, इसको मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। जो द ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैंडेटरी इंजंक्शन इज टू रिस्टोर हिम टू द ओरिजिनल कंडीशन एंड नॉट क्रिएट अ न्यू स्टेट ऑफ थिंग्स। जो मैंडेटरी इंजंक्शन का ऑब्जेक्ट है वो है पार्टीज को ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंचाना, ना कि एक नई चीज को क्रिएट करना। It is a most exceptional remedy and one which is never to be applied except with the greatest safeguard for the prevention of waste as well as injustice. Moving further, हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 40 की तरफ। सेक्शन 40 बात करता है डैमेजेस इन लियो और इन एडिशन टू इंजंक्शन। इंजंक्शन के एडिशन में या इंजंक्शन के अलावा, या तो इंजंक्शन प्लस damages या फिर सब damages. The plaintiff in a suit for perpetual injunction under section 38 or mandatory injunction under section 39 may claim damages either in addition to or in substitution for. इसमें ये कहता है कि या तो उसके साथ में मांग सकते हैं इंजंक्शन के साथ में, या फिर इंजंक्शन के सब्स्टिट्यूट में जो है डैमेजेस क्लेम कर सकती है पार्टी। सर इंजंक्शन एंड द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट अवॉर्ड सच डैमेजेस, यदि कोर्ट को लगता है तो डैमेजेस जो है अवॉर्ड कर सकती है। आगे ये सेक्शन बोलता है नो रिलीफ फॉर डैमेजेस शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच रिलीफ इन हिज प्लेंट। जब तक कि प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में ये रिलीफ क्लेम नहीं किया डैमेजेस का, तब तक जो है कोर्ट सामने से डैमेजेस इशू डैमेजेस अवॉर्ड नहीं करवाएगी। बट provided that where no such damages have been claimed in the plaint,
The court shall at any stage of the proceedings allow the plaintiff to amend the plaint on such terms as may be just for including such claim. बट कोर्ट चाहे तो किसी भी प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पे जो है अलाउ कर सकती है कि प्लेंटिफ अपनी प्लेंट को अमेंड कर ले जैसा भी इसको ठीक लगता है और डैमेजेस के जो है वो क्लेम कर ले. लास्ट क्लॉज ये बोलता है द डिसमिसल ऑफ अ सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एक्जिस्टिंग इन हिज फेवर ऑफ द प्लेंटिफ शेल बार हिज राइट टू स्यू फॉर द डैमेजेस ऑफ फॉर सच ब्रीच. यदि इंजेक्शन का कोई सूट ला रहा है और वो डिसमिस हो गया है, उसका डिसमिसल हो गया है, तो जो है ऐसा जो डिसमिसल है वो प्लेंटिफ की डैमेजेस का जो राइट है उसको भी बार कर देगा. देखिए सेक्शन 40 और सेक्शन 21 जो है सारे के दोनों डैमेजेस कंपनसेशन की बात करते हैं. बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है. जो सेक्शन 40 है वो हमारा कहता है कि इंजंक्शन का जब हम सूट लाते तो उसमें या तो हम डैमेजेस एडिशन में क्लेम कर सकते हैं या सब्सटीट्यूशन में क्लेम कर सकते हैं, या तो साथ में कर सकते हैं या डैमेज इंजंक्शन नहीं लाके हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट मतलब डैमेजेस का क्लेम भी कर सकते हैं इस चैप्टर में. बट सेक्शन 21 जो है ये कहता है कि यदि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला रहे हैं तो प्लेंटिफ जो है वो कंपनसेशन एडिशन में क्लेम कर सकता है, ना कि सब्सटीट्यूशन में. ये चीज़ याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं सेक्शन 41 की तरफ जो बात करता है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड. एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड. जो आगे हम पढ़ने वाले हैं अराउंड 11 कैटेगरीज हैं जिसमें एक 2018 से ऐड ऑन हुई है. तो ये बताती है कि किन कंडीशंस में किन सिचुएशंस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा. तो पहली जो कैटेगरी है जो पहला क्लॉज है ग्राउंड है वो ये है to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which the injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of the proceedings. ये क्लॉज ये बताता है कि हम जो कोर्ट है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकता किसी ऐसे पर्सन को रेस्ट्रेन करने के लिए जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग है किसी सूट के इंस्टीट्यूशन में उसको जो प्रोसिक्यूट करना चाहता है जिस कोर्ट से इंजंक्शन लिया गया है until unless जो है टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स. जब तक कि उसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन नहीं मांगा जा रहा है तो कोर्ट किसी पर्सन को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रोसिक्यूट करने से. सेकेंड ग्राउंड ये बोलता है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought. ऐसा कोई भी पर्सन जो है वो इंजंक्शन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता दूसरे पर्सन को रोकने के लिए कि वो जो है किसी प्रोसीडिंग को किसी कोर्ट में जिससे इंजंक्शन लिया गया है उससे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें इंस्टीट्यूट सूट कोई प्रोसीडिंग या कोई सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए इंजंक्शन नहीं ले सकता है. क्लॉज 3 ये बोलता है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू लेजिस्लेटिव बॉडी. किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से रोकने के लिए जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट. क्लॉज 4 ये बोलता है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर. कोई भी ऐसा क्रिमिनल मैटर है जिसमें कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करनी है या प्रोसिक्यूट शुरू करनी है तो ऐसा कोई पर्सन यदि करना चाह रहा है तो उसके अगेंस्ट में इंजंक्शन जो है नहीं ला सकती है एक पार्टी की. आप नहीं किसी मैटर में जो है क्रिमिनल मैटर में जो है आप सूट फाइल नहीं कर सकते, आप कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते. क्लॉज ई ये बोलता है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इम्पोज्ड. ये जो ई क्लॉज है ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. ये बोलता है कि हम जो है इंजंक्शन किस चीज़ में ग्रांट नहीं करेंगे किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के ब्रीच के लिए जिसको स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस करवाया नहीं जा सकता था. ये क्लॉज हमेशा घुमा फिरा के पूछते तो ये याद रखिएगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वैसे भी नहीं हो सकता था और क्योंकि नहीं हो सकता था इसलिए इसका ब्रीच हो रहा है तो उस ब्रीच को रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता. क्लॉज एफ ये बोलता है to prevent on the ground of nuisance an act of which is not reasonably clear that it will be a nuisance. यदि कोई पर्सन न्यूसेंस के ग्राउंड पे इंजंक्शन क्लेम कर रहा है बट इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्ट एक्चुअली में न्यूसेंस है कि नहीं है तो यहाँ क्लियर नहीं है कि ये एक्ट कोई एक्ट न्यूसेंस की कैटेगरी में आ रहा है तो उसे रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता. क्लॉज जी ये बोलता है टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजिट.
ऐसा कोई एक्ट है जिसमें प्लेंटिफ ने अपनी ऑलरेडी सहमति दे दी है तो उसके कंटिन्यूइंग ब्रीच को रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। क्लॉज एच जो है वो ये बोलता है व्हेन इक्वली एफिशिएंट रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये इसका एग्जेम्पशन है, इसे याद रखिएगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस को छोड़ के यदि कहीं पे कोई दूसरा रिलीफ क्लेम कर सकता है प्लेंटिफ, इक्वली एफिशिएंट रिलीफ उसको मिल सकता है दूसरे किसी प्रोसीडिंग के मोड से, तो ऐसे केसेस में इसको जो कोर्ट है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। एच ए जो है ये 2019 एक्ट ऑफ 2018 से जो है एड ऑन किया गया था। ये बोलता है इफ इट वुड इम्पीड और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंटरफेयर विद द कंटिन्यूड provision of relevant facility related thereto or services being the subject matter of such project। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो शेड्यूल में दिए गए हैं यदि उनको रोकने के लिए, उनके प्रोसेस को डिले करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उनकी प्रोग्रेस को डिले करने के लिए या रोकने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए यदि कोई इंजंक्शन क्लेम कर रहा है तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। क्लॉज आई ये कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट्स हैज बीन सच एज टू डिसएंटाइटल हिम टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। ये क्लॉज ये बोलता है, इसके लिए टर्म है कम विथ क्लीन हैंड्स, मतलब कि जहाँ प्लेंटिफ और उसके एजेंट्स का ऐसा कंडक्ट है जहाँ उनको कोर्ट की असिस्टेंस नहीं दी जा सकती, मतलब वो खुद ही गिल्टी है और फिर वो इंजंक्शन क्लेम करने आ गए हैं, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्लेम नहीं, इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। लास्ट क्लॉज ये बोलता है व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, जहाँ पे प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे उसका इंजंक्शन दे ही नहीं सकते क्योंकि दे आर नॉट द पार्टीज ऑफ द सूट, उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो जब है ही नहीं, उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर मैटर में, तो कोर्ट जो है इंजंक्शन रिफ्यूज कर देगी। हमारे इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 42, जो बोलता है इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट notwithstanding anything contained in clause E of section 41 where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement express or implied not to do a certain act, the circumstance that the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement provided that the plaintiff has not failed to perform the contract so far as it is binding on him। ये जो क्लॉज है वो ये बात करता है कि जहाँ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्ट उन्हें करना है और उसी के साथ उसमें एक नेगेटिव एग्रीमेंट भी है जो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं करना है, तो ऐसे केसेस में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन के आ रहे हैं जहाँ पे कोर्ट जो है वो अफर्मेटिव एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यदि उस एग्रीमेंट में नेगेटिव एग्रीमेंट जो था वो यदि इन्फोर्स करवा सकती है कोर्ट, तो वो जो है कोर्ट जो है ग्रांट कर सकती है इंजंक्शन कि आप जो नेगेटिव एग्रीमेंट वाला पार्ट है आप उसे पूरा कीजिए, बट नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो इंजंक्शन ग्रांट करेगी कोर्ट वो तभी कर सकती है जब प्लेंटिव जो है वो अपना जो पार्ट है, प्लेंटिव हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका खुद का पार्ट था जो उस पर बाइंडिंग था वो उसको यदि फुलफिल कर चुका है तो वो डिफेंडेंट से नेगेटिव एग्रीमेंट जो है उसको करवाने के लिए इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। ये तो हमारा लास्ट सेक्शन। इसके बाद जो है शेड्यूल है, तो शेड्यूल से जनरली क्वेश्चंस बनते नहीं है बट एमपीसीजे में एक बार क्वेश्चन आया था तो हम एक बार देख लेते हैं। जो शेड्यूल सेकंड है वो हम सेक्शन 20A एंड 41HA के साथ पढ़ते हैं। इसमें 5 तरह की लिस्ट कैटेगरीज दी गई है, प्रोजेक्ट्स 5 कैटेगरी के होंगे, उसके बाद उनके सब सेक्टर्स होंगे। तो पहला जो कैटेगरी है वो है ट्रांसपोर्ट की, इसमें 6-7 कैटेगरीज है जो बात करती है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर किन सब कैटेगरी सब स्ट्रक्चर्स रोड्स हैं जिनमें इंजेक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा, जैसे रोड एंड ब्रिजेस हैं, इनके पोर्ट्स हैं, शिपयार्ड्स यदि बन रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, या वाटरवेज हैं या एयरपोर्ट्स हैं, ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स वर्क है जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इनमें इनके अगेंस्ट में इनको रोकने के लिए कोई इंजंक्शन नहीं ला पाएगा। सेकेंड जो कैटेगरी है वो एनर्जी की है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल पाइपलाइंस,
ऑयल गैस, LNG स्टोरेज फैसिलिटीज़, यदि इन सारी कैटेगरी से रिलेटेड यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें जो है कोर्ट जो है उनको रोकने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए यदि कोई इंजंक्शन क्लेम कर रहा है तो उसे इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकती कोर्ट। थर्ड कैटेगरी जो है वो वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, जिसमें सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज कलेक्शन ट्रीटमेंट, डिस्पोजल सिस्टम, इरिगेशन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसमें जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में इंक्लूडेड है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें से इस वाले कैटेगरी से एमपीएससी में पूछा था, जिसमें 3 बातें याद रखनी ज़रूरी हैं। जो पहला बोलते हैं 3 स्टार और हायर कैटेगरी क्लासिफाइड हॉस्टल होटल्स लोकेटेड आउटसाइड सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। तो यहाँ पे पहली बात तो पॉपुलेशन उस सिटी की जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो इसका क्लॉज है वो ये बात करता है कि जो होटल्स क्लासिफाइड है वो सिटी से आउटकर्ट्स में जो है लोकेटेड होना चाहिए। और तीसरा 3 स्टार से ज़्यादा, 3 और मोर स्टार से ज़्यादा के होटल्स जो शहर से बाहर लोकेटेड है और जिन ऐसे सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में जो है इन यदि ऐसे कोई होटल्स बन रहे हैं, टूरिज्म बन रहा है, तो ऐसे केसेस में इंजेक्शन ग्रांट नहीं होंगे। बट यदि 3 स्टार से कम है या पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है या वो सिटीज़ के अंदर में है, ना कि सिटीज़ के आउटसाइड में लोकेटेड है, तो ऐसे केसेस में इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर सकती है। सेकेंड इसका है रोप एंड केबल कार्स। फिर है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं या पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, टर्मिनल मार्केट्स हैं, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जिसमें कोल्ड चेन्स वगैरह आती हैं। जो लास्ट इसकी कैटेगरी है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो 50% फ्लोर एरिया रेशियो यूज़ कर रहे हैं ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए, जिनका कारपेट एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो कारपेट एरिया का मतलब वही है जो रियल इस्टेट रेरा एक्ट में जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज के में। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो आज ख़त्म हो गया है। एंड यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। And if you found this video informative and enlightening, don't forget to hit that like button and please share this video. And of course, for more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.